नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम जनहित, और आज जनहित में हम बात करेंगे बारिश के कहर। मुसीबत का पहाड़, बारिश की दहाड़। बारिश के कहर से देश के कई राज्यों में बाढ़ का साया मंडरा रहा है, तो वहीं उत्तराखंड में भी बारिश की वजह से लोगों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। भारी बारिश की वजह से नदियों को जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। इससे कई गांव बाढ़ की चपेट में है। यूपी सरकार ने अफसरों को लगातार मॉनिटरिंग का कर और राहत गोंडा, अमरोहा, ललितपुर और हमीरपुर से हैं। यहाँ पर बारिश के बाद से लगातार नदियाँ उफान पर हैं, और अब जहाँ पर पानी कम भी हो रहा है तो वहाँ कटान की स्थिति नज़र आ रही है। गोंडा में आप देख सकते हैं कि कहाँ तक पानी भरा हुआ। अमरोहा में ये झुग्गी झोपड़ियाँ डूब चुकी हैं। लखीमपुर में जो गांव बाढ़ प्रभावित, उनको एक जगह लाकर एकत्र करने का काम किया जा रहा है। हमीरपुर में लगातार नदियां उफान पर हैं और वहां पर भी कटान है। ललितपुर की तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, यहां पर बांध के 4 गेट खोले गए हैं, जिसको लेकर लगातार प्रशासन अलर्ट मोड पर है और लोगों से ये अपील कर रहा है कि आप उस क्षेत्र से निकलकर जहां पर राहत बचाव कैंप लगाया गया वहां पर आ जाएं, और लगातार जिनसे संपर्क भी टूट रहा है उन पर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम लगातार काम कर रही है। अब अगली 5 तस्वीरें आपको उत्तराखंड की दिखाते हैं, जो कहीं ना कहीं बता रहे हैं कि किस तरीके से जो भयावह बारिश ने बाढ़ से आफत बचा रखी है। रुद्रप्रयाग की पहली तस्वीरें, जहां पर स्कूली बच्चों को वापस आना पड़ा क्योंकि वहां पर जो पुल है वो डूब चुका था। उत्तरकाशी की तस्वीरें आप देखिए, वहां पर लगातार दुकानों में और हर जगह बाढ़ का जो पानी है वो आ चुका है। सोनप्रयाग ये की जो तस्वीर आप देख रहे हैं, तीसरी तस्वीर, ये तस्वीर बता रही है, ये केदारनाथ से 15 किलोमीटर पहले की ये तस्वीर है, जहां पर पहाड़ दरक रहे हैं। टिहरी की तस्वीर देखिए, पूरी जो दुकानें हैं वो किस तरीके से पानी के कटान से भरभरा गई हैं। और ये हिलगुगढ़ है सुनगर का, जहां पर लगातार लैंडस्लाइड जो है वो हो रहा है। तो ये तस्वीरें यूपी उत्तराखंड की बयां कर रही हैं कि बारिश इस बार कितनी भयावह है, और इस बारिश से होने वाली परेशानियां सबको नजर आने लगी, क्योंकि लगातार चाहे वो रुद्रप्रयाग हो, टिहरी, उत्तरकाशी, सोनप्रयाग हो या फिर अन्य जिले हों, वहाँ पर लगातार एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम लगा दी गई है। कहीं पर टिहरी पर बिल्डिंग गिर जाती है, और सिर्फ वो यूपी उत्तराखंड ही नहीं, गुजरात हो, मुंबई हो, मध्य प्रदेश हो, हर जगह पर आपको जो बारिश है उसका जो प्रकोप है वो देखने को मिल रहा है। मुसीबत का पहाड़, बारिश की दहाड़, इसी पर आज हम बात करेंगे। इसी पर हमारे साथ अलग अलग जिलों से हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। रामगोपाल हरिद्वार से हैं, शुभम कोटनाला देहरादून से हैं, दीपक गुप्ता सीतापुर, राजेश शुक्ला गोंडा और विनीत कुमार लखीमपुर। सबसे पहले तो मैं हरिद्वार का ही रुख करूंगा। तीर्थ नगरी की जो बात करते हैं, वहाँ पर जब हम हरिद्वार की बात करें तो यहाँ पर नदियों की क्या हालात हैं रामगोपाल, और इस राहत बचाव के लिए क्या किया गया है वहाँ पर?
विशाल देखिए, पहाड़ों पर लगातार बारिश हो रही है और बारिश के चलते जो जलस्तर है गंगा का वो वार्निंग लेवल के करीब बह रहा है, यानी कि वार्निंग लेवल से ऊपर भी बह रहा है। और इसको लेकर के जो सिंचाई विभाग है, यानी कि उत्तर प्रदेश का जो सिंचाई विभाग है वो नजर बनाए हुए है, और साथ में हरिद्वार प्रशासन भी, क्योंकि कावड़ मेला चल रहा है और कावड़ मेले के दौरान कई ऐसी घटनाएं भी सामने आई हैं, क्योंकि जिस तरीके से, क्योंकि भीमकोटा बैराज से जो सिंचाई विभाग है उन्होंने पानी भी जो है फिलहाल गंग नहर को बंद कर दिया है, और साफ तौर पर गंगा नदी में इस पानी का जो छोड़ा जा रहा है। तो जो निचले इलाके हैं कहीं ना कहीं उनको खतरा कह सकते हैं भी, क्योंकि खतरा बना हुआ है, क्योंकि फिलहाल जो तमाम जो बाढ़ चौकियां हैं विशाल, उनको अलर्ट कर दिया गया है। जो तहसील प्रशासन है उन्होंने जो है जितने भी तमाम बाढ़ चौकियां हैं उनको अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं, यानी कि जिस तरीके से गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, और जो गंगा के किनारे जो खेती बाड़ी करने वाले जो किसान हैं उनकी हजारों बीघा जो कृषि भूमि है वो कहीं ना कहीं अभी फिलहाल, क्योंकि पानी अभी जिस तरीके से कहा जा रहा है कि जो वार्निंग लेवल के करीब बह रहा है, तो अभी हालांकि किसानों की फसलों को अभी नुकसान नहीं पहुंचा है। यदि लगातार इसी तरीके से पहाड़ों पर जो बारिश है वो अगर चलती रही तो कहीं ना कहीं जो जलस्तर है गंगा का वो किसानों की फसलों में भी घुस सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कावड़ मेला अपना इस समय कावड़ मेला चल रहा है, और कावड़ मेला हर की पौड़ी पर भी सीमित संख्या में ही, यानी कि कह सकते हैं कि सीमित उसमें ही पानी जो है फिलहाल छोड़ा जा रहा है, क्योंकि वो इस समय जो है कावड़ यात्रा है। कावड़ यात्रा के दौरान तमाम जो पुलिस फोर्स है, एसडीआरएफ एनडीआरएफ की जो टीम है वो घाटों पर जो है मुस्तैद है विशाल, और इसको लेकर भी तमाम जो तैयारी थी प्रशासन की वो पहले ही, और गंगा नहर बंद कर दी गई है। यदि पहाड़ों पर लगातार इसी तरीके से बारिश हुई और गंगा का जलस्तर बढ़ा तो कहीं ना कहीं उस पानी को फिर जो है गंगा नहर में डाइवर्जन किया जाएगा। बिल्कुल, हमारे साथ शुभम कोटनाला भी हैं। शुभम, अगर बात की जाए राजधानी देहरादून की, उत्तराखंड की, तो यहाँ पर भी बारिश से जो है वो चीज़ें अस्थिर हैं। मतलब आप बारिश लगातार हो रही है, पिछले कुछ दिनों तो बारिश नहीं थी, लेकिन इधर लगातार बारिश फिर से शुरू हो गई है। और प्रशासन ने क्या तैयारी की है? मुख्यमंत्री ने बाकायदा आ गए वॉर हम रूम आ गए। बनाया है। शुभम। जी बिल्कुल, बात करें तो इस समय जो है पूरे प्रदेश भर में लगातार बारिश का दौर चल रहा है और अनेक जगहों पर भारी से भारी बारिश देखने को मिल रही है। बात करें राजधानी देहरादून की, तो क्योंकि राजधानी देहरादून एक मैदानी इलाका है, और ऐसे में हम देखें तो जब वर्षा का पानी यहाँ पर आता है और भारी मात्रा में जब यहाँ पर पानी बरसता है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये देखने को मिलता है कि सड़कें जो है पूरी तरह से जलमग्न हो जाती है, और नालियों के चौक होने की समस्या सबसे ज्यादा यहाँ पर देखी गई है। शहर के हम विभिन्न हिस्सों में बात करें, चाहे वो राजपुर रोड का हिस्सा हो, चाहे चक्राता रोड का हिस्सा हो, वहां पर जो है इस तरह की स्थिति बन जाती है। अगर घंटे भर की बारिश हो तो इस तरह की आप स्थिति देख सकते हैं। कई जगह पर फ्लाईओवर के नीचे वहां पर काफी ज्यादा जो है पानी इतना भर जाता है कि पैदल आने जाने वालों को खासी दिक्कतों का सामना वहां पर करना पड़ता है, खासकर, और गाड़ी वाहनों को भी वहां पर काफी समस्या का सामना करना पड़ता है। साथ ही ट्रैफिक जो है, ऐसे में ट्रैफिक क्योंकि काफी ज्यादा स्लो हो जाता है, तो ट्रैफिक की भी बहुत ज्यादा समस्या हो जाती है। किलोमीटर तक की जो यहाँ पर है गाड़ियों की लाइनें लगनी शुरू हो जाती है। और उसको लेकर देखिए, अभी फिलहाल नगर निगम प्रशासन तो कह रहा था कि देहरादून में जो भी है बरसात को लेकर तैयारियां की जा रही है, लेकिन हमने जब देखा कि बरसात बारिश होनी शुरू हुई, तो ऐसे में जो गाड़ और मट्टी है वो कहीं ना कहीं नालियों में जमने के कारण जो नालियां पूरी तरह से ओवरफ्लो होने लगी, साथ ही साथ वो उनका पानी जो है पूरी तरह सड़कों में आने लगा, तो एक चीज और भी निकासी है, की जो एक चीज और भी है शुभम। अगर हम बात करें, लगातार प्रशासन कुछ ज़्यादा ही इस बार पहले से तैयारियां उसने कर ली हैं, पहले से सतर्क है। क्योंकि इस बार भी मैं देख रहा था कहीं ये टिहरी की अगर हम बात करें या सोनप्रयाग की बात हम करें, जो अभी केदारनाथ ये चार धाम यात्रा भी शुरू है, तो इस पर भी अगर जैसे भी कुछ हो रहा है कि हल्का सा कहीं पहाड़ दरक रहे हैं, लैंडस्लाइड हो, तो उसको लेकर प्रशासन अलर्ट है। जी बिल्कुल, बात करें तो इस वक्त प्रशासन की ओर से लगातार तैयारियों की तो बात की जा रही थी, लेकिन क्योंकि देखिए अब प्रकृति की कहीं ना कहीं एक मार इस समय उत्तराखंड झेल रहा है, और क्योंकि पहाड़ी प्रदेश है, ऐसे में जो है अनेक जो इनके जिले हैं, हमने आज भी देखा है जो टिहरी में वहां पर घनसाली क्षेत्र है, वहां पर जो है एक माँ और बेटी के दफन होने के चलते, वहां क्योंकि मलबा वहां से पहाड़ी से आ गया था, और ऐसे में उनके घर में जो है माँ बेटी दोनों के दोनों जो है जिंदा दफन हो गए थे, और एसडीआरएफ मौके पे पहुंची, लेकिन जो है उनको बचाया वहां पर नहीं जा सका। साथ ही हम बात करें तो चार धामों में भी इसका पूरा असर देखने को मिला है। नदियों का जो है जलस्तर बढ़ने से बहुत ज्यादा मुसीबतें हुई है।
और मलबा सड़कों पे आने से बहुत ज्यादा परेशानी यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है। गंगा नदी का जल स्तर की बात करें तो लगातार इसमें बढ़ोतरी की बात सामने आ रही है, और अब इसको लेकर जहाँ देखिए शासन प्रशासन जहाँ एक अलर्ट मोड में कार्य कर रहा है। एसडीआरएफ की टीम जो है, अगर किसी तरह की कोई घटना वहां पर आती है तो तुरंत वहां पर जेसीबी के माध्यम से वहां पर मलबा हटाने की कार्रवाई की जाती है। लेकिन देखिए तो प्रकृति से इस समय मनुष्य का सामना हो रहा है, और प्रकृति इस वक्त हम कहें तो बरसात के समय जो है अपने पूरे रौद्र रूप में चल रही है, और भारी से भारी बारिश के चलते कहीं ना कहीं इस तरह की प्राकृतिक जो हम आपदा कह सकते हैं, जो कि उत्तराखंड को हर साल ही झेलनी पड़ती है, वो इस वक्त पहाड़ प्राकृतिक आपदाओं दरकने का के इस वक्त पीछे अगर बात की जाए शुभम, पहाड़ जो दरक रहे हैं इनमें वो तो नहीं जो विकास के नाम पर जो लगातार जो ब्लास्ट किए जा रहे हैं, जो ऑल वेदर रिपोर्ट है, इन सब में जो अगर बारूद का प्रयोग किया जा रहा है, इसकी वजह से भी, धमक से भी पहाड़ दरक रहे हैं। देखिए कहीं ना कहीं इसको भी, इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये बात हम देखें तो कई तरह के जो यहाँ पर रिसर्च इंस्टीट्यूट है उनकी ओर से भी जब सर्वे हमेशा जो किया जाता है, वो सामने जो बात निकल कर आती है वो यही है कि जो हिमालय का जो क्षेत्र है, तो इस क्षेत्र पे ही जो प्रदेश हैं, प्रदेश के तमाम जिले यहाँ मौजूद हैं, तो ये पहाड़ी जो है वो उतनी ज्यादा मजबूत पहाड़ी नहीं है। कहीं ना कहीं ये एक मलबे से आई हुई पहाड़ियां बनी होती है, और ऐसे में क्योंकि हम देखें तो गांवों तक सड़क पहुंचाना और तमाम सुविधाओं को पहुंचाने के लिए प्रयास तो हो रहे हैं, लेकिन वो प्रयास किस संतुलन में होने चाहिए, और एक असीमित तौर पर प्रयास ना हो, इस तरह से विकास की होड़ में इतना ज्यादा जो है चीजों को इतना विकृत ना किया जाए, ये सब बातें सामने आती है। तो कहीं ना कहीं विकास के साथ ही साथ पहाड़ों की स्थिति और पहाड़ों की जो नाजुक स्थिति है उनको देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये बात समय समय पर निकल कर भी आती है। तो इसी की चलते हम देखें तो क्योंकि पहाड़ कच्चे हैं, ऐसे में लैंडस्लाइड होना बहुत ही आम बात है, और वही हमें इस वक्त देखने को मिल रहा है। और जो हम पहाड़ी का कटान भी देखते हैं, जो सड़क बनाने के लिए पहाड़ियों का कटान होता है, तो कटान के चलते जो ऊपरी हिस्सा होता है पहाड़ का, वो कहीं ना कहीं उसका दबाव निचले हिस्से में आता है, जिसके चलते वो मलबा बनकर और बरसात के समय काफी ढीली वहां पर चट्टान हो जाती है, तो पूरा भरभरा कर जो है सड़क पर आ गिरता है, और पूरा वहां पर जो है सड़क में इस तरह के मलबे आने से परेशानी का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल, आपके पास आएंगे एक दर्शक हमारे साथ सुरेश अवस्थी जुड़े हुए हैं। सुरेश, अपनी बात को रखें। तुषार जी, मैं ये कहना चाहता हूँ जो उत्तर प्रदेश के अंदर जो जिले हैं उसमें जो पानी का बहाव चल रहा है, उसमें माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने हवाई अड्डे से सर्वेक्षण किया था, और जहाँ पे भी देखा लोगों को दिक्कत का सामना हो रहा, सरकार पूरी तरीके से लगी हुई है, लोगों को बचाने का प्रयास कर रही। जहाँ खाने पीने की व्यवस्था नहीं, वहाँ सरकार पूरी व्यवस्था कर रही है। ऐसे में तो माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद होना चाहिए। यूपी में जो बाढ़ क्षेत्रों से बचाव करने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुरेश जी अपनी बात को रखने के लिए। मैं हमारे साथ हमारे रिपोर्टर शैलेंद्र जैन जुड़े हुए हैं ललितपुर से। शैलेंद्र, आपका रुख करेंगे, आप बांध के पास मौजूद हैं, और इसी बांध को लेकर भी खबर आ रही थी कि जब इसके 4 गेट खोले गए तो यहाँ पर जो अगल बगल लोग रहने वाले थे उनको रेस्क्यू यहाँ से किया गया। अभी के क्या हालात हैं और क्या राहत बचाव के कार्य हैं, या जो पानी कम होने के बाद की दिक्कतें होती हैं, जो बीमारियाँ होती हैं, उनको लेकर प्रशासन किस मोड पर है? शैलेंद्र। शैलेंद्र, अनम्यूट कर लीजिए। तो आप देख सकते हैं हमारे पीछे जो डैम है वहां पे 8 गेट खोले गए हैं उसके, और 4-4 फुट की ऊंचाई पर खोले गए हैं, और इससे पानी की निकासी जो की जा रही है वो 3.5 क्यूसेक मीटर के हिसाब से पानी छोड़ा जा रहा है। और ये शहजाद बांध है, वैसे भी ललितपुर को हमारे बांधों का शहर कहा जाता है, और इसमें लगभग 14 बांध ललितपुर जनपद में आते हैं। लेकिन जो अभी बरसात हुई वो 2 दिन पूर्व हुई थी, और वो पहली बरसात थी जो लगातार 12 घंटे बरसात हुई, और उसके परिणाम ये मिले कि यहाँ की नदी नाले सब उफान पर आ गए, और कई लोगों के घर जो टूटे हुए थे वो भी बह गए, लोग परेशानी में आ गए। लेकिन प्रशासन ने इसके पूर्व तैयारी की थी, जो वो धरी की धरी रह गई, क्योंकि बाढ़ आई और लोगों के कच्चे घर थे वो बह गए, और उनके लिए परेशानी का सामना करना पड़ा। और हम ये बता दें कि यहाँ पर
जो नगर पंचायत है या नगर निगम है, नगर पालिका, इनके द्वारा यहाँ के नाली नाले हैं वो सफाई नहीं किए जाते, जिसके परिणाम हमें दुष्परिणाम भोगने पड़ते हैं। और जब भी बरसात होती है और पानी ओवरफ्लो हो जाता है, जिसके कारण लोग परेशान हो जाते हैं और सड़कों पर पानी बहने लगता है, जो आपके वीडियो में भी पहले देखा जा चुका है कि लोग बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। जी जी बिल्कुल शैलेंद्र, मैं आपके पास आऊँगा। हमारे साथ विनीत जुड़े हुए हैं। विनीत, लखीमपुर की हालत अगर की बात की जाए तो वहाँ पर लगातार जो बारिश का कहर है वो देखने को मिल रहा है। लगातार कटान हो रही है, रोडों पर पानी है और जो गांव नदी किनारे बसे वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही है, वहाँ संपर्क टूटने की स्थिति है। विनीत विशाल, आपको बता दें लखीमपुर खीरी जिले में शारदा नदी और घाघरा नदी उफान पर चल रही है। इसी के साथ साथ पहाड़ों पर हो रही बारिश के चलते लखीमपुर खीरी जिले में जो बाढ़ आ चुकी है। बता दें कि लखीमपुर खीरी जिले के 5 तहसील क्षेत्र, निघासन तहसील क्षेत्र, पलिया तहसील क्षेत्र, धौरारा तहसील क्षेत्र और लखीमपुर सदर तहसील क्षेत्र और बोला तहसील क्षेत्र, ये 5 तहसील क्षेत्र हर वर्ष बाढ़ का दंश झेलती है, जिसके चलते पलिया तहसील क्षेत्र में आई बाढ़ के कारण पलिया तहसील क्षेत्र का जो संपर्क मुख्यालय से टूट चुका है। बता दें भीरा पंजाब नेशनल हाईवे 731 पर मौजूदा स्थिति में बाढ़ का पानी चल रहा है, जिससे आवागमन प्रभावित हो चुका है। ऐसे में चाहे वो दुधवा नेशनल पार्क में भी जो है बाढ़ का पानी घुस चुका है, जिससे वन्य जीवों के जीवन पर खतरा मंडराने लगा है। विशाल जी बिल्कुल, अभी की क्या स्थिति है वहां पर, तैयारी क्या है एसडीआरएफ एनडीआरएफ टीम की या जिला प्रशासन ने क्या तैयारी की है? बात अगर तैयारियों की जाए विशाल, तो लखीमपुर खीरी जिले में डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल के आदेश पर लगातार जो बाढ़ग्रस्त इलाकों का जो है जो क्षेत्रीय एसडीएम है वो दौरा भी कर रहे हैं, जमीनी स्तर पर पहुंच भी रहे हैं, एनडीआरएफ की टीम भी जगह जगह मुस्तैद है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि पहले ही जब मानसून सत्र को लेकर के सबसे बड़ी चीज ये है, यहाँ जो बाढ़ आई है कहीं ना कहीं लोगों में ये है कि जो नदी की जो सिल्ट है उसको अत्यधिक निकाला गया, यानी रेता जो है ज्यादा निकाली गई, जिसके चलते जो शारदा नदी में बाढ़ आई है। पलिया के लोगों का यही स्पष्ट रूप से कहना है, जिसके चलते वहां पे बाढ़ आई है। कई बार मामले की शिकायत भी जिलाधिकारी से की गई, जिसके चलते डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने जो है जो सिल्ट निकालने वाले थे, जिन्होंने अत्यधिक सिल्ट निकाली, बताया जाता है 35,000 घन मीटर के ऊपर 35 लाख रुपए की जो है नोटिस जारी की है। जी बिल्कुल, घाघरा नदी से एक और शहर जुड़ता है बलरामपुर की अगर बात की जाए। नीरज, बलरामपुर की क्या स्थिति, क्योंकि घाघरा नदी तो आपके यहाँ भी आती है? अनम्यूट कर लीजिए नीरज। जी विशाल जी, मैं आपको बता दूं कि बलरामपुर जिले में जो राप्ती नदी बहती है उसका जो जब बाढ़ का समय होता है तो वो अपने उफान पर होती है। अभी कुछ दिन पहले ही बलरामपुर में बाढ़ आया था, लगभग सैकड़ों गांव बाढ़ से पीड़ित थे। इसी को लेकर प्रशासन ने पूरी तैयारियां की थी, हर गांव के लिए लगभग नाव की व्यवस्था की गई थी। लेकिन जो बात की जाए विशाल जी की तटबंधों का निर्माण की जिले में बाढ़ न आए, तो तटबंधों का निर्माण अभी तक बलरामपुर में अधूरा पड़ा हुआ है। लगातार अधिकारियों से गुहार लगाने के बाद भी तटबंधों का निर्माण नहीं हो रहा है। ऐसे में बाढ़ खंड की ये बहुत बड़ी लापरवाही है, जिससे जिले में सैकड़ों गांव बाढ़ के आने वाले समय में एकदम लबालब हो जाते हैं। वहीं आपको बता दूं कि लगातार राप्ती नदी का इस समय जो जलस्तर है वो जिले में सामान्य है, बाढ़ के हालात नहीं है। लेकिन जिले में जो स्वास्थ्य टीमें हैं, लगातार जिन गांव में बाढ़ था वहां पर स्वास्थ्य टीमें लगाई गई हैं, लगातार उस गांव की मॉनिटरिंग की जा रही है कि कोई बीमारी ना फैले। वहीं विशाल जी आपको बता दें कि तटबंध का जो निर्माण है लगातार कई वर्षों से नहीं हो रहा है। जो तटबंध का निर्माण पहले कराया गया था उसका रिपेयरिंग कार्य भी नहीं होता है। जब अधिकारी वहां पहुंचते हैं, जब तटबंधों का कटान शुरू हो जाता है। अभी मैं जीरो ग्राउंड पे गया था, कई गांव ऐसे हैं जो अभी भी कट रहे हैं, लेकिन अभी तक अधिकारी वहां नहीं पहुंचे हैं। साथ ही साथ अगर बाढ़ की स्थिति बताई जाए तो जिले में जो राप्ती नदी बहती है और उसके साथ ही लगभग 26 अन्य नाले जो पहाड़ी हैं वो आते हैं। इनमें सिल सफाई का कार्य न होने से लगातार जो है बाढ़ का पानी वो गांव की तरफ, जो निचले गांव हैं वहां पहुंच जाते हैं, जिससे जल्दी ही बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ऐसे में जिले की सिल्ट सफाई जो है वो कराई जाए। साथ ही नीरज से हमारा संपर्क टूट गया है, हम लुक करेंगे राजेश शुक्ला का। राजेश, गोंडा की क्या स्थिति है? जो आपने तस्वीरें दिखाई हमारे दर्शकों को, जो हम दिखा रहे थे, उसमें तो लगातार जो
आवासीय क्षेत्र है वहां पर पानी आ गया है, वहां पर लोगों को दिक्कत हो रही है, क्या तैयारी थी प्रशासन की वहां पर? जी विशाल जी, आपको बता दें कि यहाँ पे बाढ़ की स्थिति तो नहीं, क्योंकि घाघरा जो नदी है जनपद गोंडा में वो 13 सेंटीमीटर नीचे है। लेकिन हाँ, बात में जो जहाँ पे इससे पहले बाढ़ आई थी सप्ताहपुर तरफगंज तहसील में, वहाँ कटान की स्थिति यानी बाढ़ के जाने बाद कटान की स्थिति भयावह, जो किसानों के सैकड़ों हेक्टेयर की जमीनें कटान की जद में आ गई। लेकिन जिला प्रशासन इन कटान को रोकने की कोई तैयारी नहीं करता। और अगर वहां पे बात करें जो मतलब राहत शिविर की जो सामान बांटे जाते हैं, राहत शिविर के सामान में सड़े आलू, लोगों का कहना था जिन राहत शिविर में रह रहे कि इनको सड़े आलू और सामान दिए जा रहे हैं, बिल्कुल मानक के विपरीत ही नहीं है। और जनपद के जिला अधिकारी तो लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन जो उनके नीचे अधिकारी हैं बाढ़ खंड के, उन्होंने बिल्कुल खाना पूर्ति के नाम पर फेल कर रखा है। और वहां पे स्थानीय लोग का कहना है कि बाढ़ खंड के कोई भी अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचते और लोग बाढ़ की कटान से परेशान हैं। बिल्कुल, आपका हमारे साथ दीपक गुप्ता सीतापुर से जुड़े हुए हैं। दीपक, अगर बात की जाए सीतापुर की क्या स्थिति है, बाढ़ को लेकर क्या तैयारियां हैं और फिलहाल वहां की स्थिति को बताएं। अनम्यूट कर लीजिए दीपक अपने आप को। जी विशाल जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सीतापुर में घाघरा नदी 3 तहसीलों को पूरी तरीके से प्रभावित करती है। लहरपुर, बिशुआ, महमूदाबाद 3 तहसीलों के लगभग 4 दर्जन से अधिक गांव हर साल घाघरा नदी की बाढ़ का दंश झेलते हैं। जबकि परियोजनाएं चलाई जाती हैं, हर वर्ष 4 वर्षों से एक परियोजना चल रही है तटबंध बनाने की, जो पूर्ण ही नहीं हो पा रही है, जिसके चलते हर वर्ष बाढ़ के पानी गांवों तक आता है और गांव के लोग काफी बाढ़ की मुसीबतों का सामना करते हैं और उन्हें विस्थापित भी होना पड़ता है। इस वर्ष भी करीब 20 दिन पूर्व तक बाढ़ ने हाहाकार मचा रखा था पूरे जिले में। इस वक्त स्थितियां सामान्य है, जलस्तर घटा हुआ है, फिर भी घाघरा नदी का कटान जारी है। कई गाँव में फसल योग्य जो भूमि थी वो अभी भी घाघरा नदी के कटान में आ रही है और लगातार नदी के आगोश में वह भूमि समाती जा रही है। डीएम अभिषेक आनंद लगातार बाढ़ क्षेत्र के दौरा कर रहे हैं, एसडीएम्स को निर्देशित कर रहे हैं, एनडीआरएफ की टीमें लगाई गई हैं, लेकिन फिर भी स्थितियां बहुत अच्छी नहीं बन पा रही हैं। विस्थापित लोगों को बहुत अच्छी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। बिल्कुल, और व्यवस्थाओं की बात करें तो लगातार जो व्यवस्थाएं हैं प्रशासन की ओर से, वो तो ये कह रहे हैं लगातार कि हम बहुत अच्छे तरीके से कहीं ना कहीं सारे कार्य कर रहे हैं। और भी पहले तो उत्तराखंड का भी रुख करेंगे और वहाँ पर भी हम जानेंगे कि फ़िलहाल स्थिति क्या है प्रशासन की तरफ से, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मुसीबत का पहाड़, बारिश की दहाड़। उत्तराखंड में बारिश ने लोगों को बेहाल कर दिया गया है। यहाँ बारिश में पहाड़ों का दरकना आम घटना है, लेकिन इस बार बारिश के शुरुआती दौर में ही कई पहाड़ दरक रहे हैं। इस वजह से सड़कें बंद हो गई हैं। ये उत्तरकाशी की तस्वीर है। हमारे साथ शुभम कोटलाला देहरादून से हैं, राजधानी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं उत्तराखंड की। शुभम, अगर बात करें हम तैयारियों की, तो लगातार मैं हवाई सर्वेक्षण देख पाता हूँ सीएम धामी का, और मैं देख रहा था कई गांव में वो जाके उन्होंने स्थलीय सर्वेक्षण किया और लगातार टीमें लगा रखी हैं। लेकिन जिस तरीके से तैयारियों की बात कही जा रही थी, 4 धाम यात्रा भी है, लगातार जो पर्यटक हैं वो उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं, उन सब के बीच लगातार ये पहाड़ों का दरकना और जिस तरीके से जो संपर्क टूट रहे हैं। अभी मैं तस्वीर जो देख रहा था रुद्रप्रयाग की, वहाँ स्कूल का पुल वो जिस तरीके से डूब गया, और तमाम ऐसी तस्वीरें हैं। इनको लेकर प्रशासन कितना अलर्ट है और सीएम के स्तर से क्या कार्रवाई उन पर और क्या उन पर एक्शन हो रहा है? जी बिल्कुल, बात करें तो इस वक्त जो है बारिश का जो कहर पूरे प्रदेश भर में चल रहा है, वो पूरे हम तस्वीरों के माध्यम से साफ तौर पर देख सकते हैं। जगह जगह पर संपर्क मार्गों का कटान हो और आने जाने में जो है मलबा वहां पर सड़कों पर आना हो, इस तरह की जो है बादल फटने जैसी घटनाएं, कई लोगों के यहाँ पर जो है मृत्यु तक होने की संभावना है, मलबे में दबने की यहाँ पर खबरें आ रही है। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ी आपदा की स्थिति बयां करती है। और इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन की बात करें तो शुरुआत से ही प्रशासन में लगातार जो है बैठकें चल रही थी आपदा प्रबंधन को भी लेकर। इसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने
हरिद्वार से हमारे साथ रामगोपाल भी हैं। रामगोपाल, हरिद्वार अगर बात की जाए तो हरिद्वार लगातार पर्यटक आते हैं और यहाँ पर जिस तरीके से नदियाँ उफान पर हैं वो भी एक देखने वाली बात है। और इसको लेकर क्या तैयारियां हैं, किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि एक पर्यटन स्थल है, कांवड़ यात्रा चल रही है, चार धाम यात्रा चल रही है और तमाम चीज़ों का जो केंद्र बिंदु है वो हरिद्वार बन जाता है ऐसे समय पर। रामगोपाल। बिल्कुल, देखिए, लगातार विशाल जिस तरीके से पहाड़ों पर लगातार बारिश हो रही है वो प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि एक तो फिलहाल कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराना, और फिर दूसरी बात जिस तरीके से लगातार पहाड़ों पर बारिश हो रही है और पहाड़ों पर लगातार बारिश के चलते जो गंगा है वो वार्निंग लेवल से ऊपर बह रही है, यानी कि डबल एक तो ट्रैफिक की जो जिम्मेदारी है पुलिस प्रशासन के ऊपर वो आ गई है, कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराना, और फिर तीसरी यानी कि जिस तरीके से लगातार पहाड़ों पर बारिश हो रही है उस पहाड़ों पर बारिश के कारण निचले इलाकों में जो गंगा का जो रुद्र रूप है वो देखने को मिल रहा है, यानी कि ट्रिपल चुनौती जो है प्रशासन के सामने यहाँ देखने को मिलती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, हरिद्वार जैसे आपने कहा भी है कि ये इस समय पर्यटक स्थल है, और यानी कि इसको हरिद्वार को चार धाम यात्रा का भी मेन द्वार कहा जाता है, और फिलहाल कांवड़ यात्रा चली है विशाल, और इसलिए जो है प्रशासन के लिए चुनौती एक कहीं ना कहीं जरूर सामने आ रही है। पहाड़ों पर लगातार बारिश के कारण निचले इलाकों में जो रौद्र रूप कहीं ना कहीं गंगा उफान पर है, लगातार प्रशासन जो है इस पर नजर बनाए हुए है, क्योंकि जिस तरीके से गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, पहाड़ों पर लगातार बारिश हो रही है, लैंडस्लाइड हो रही है, तमाम जो घटनाएं सामने आ रही है उन घटनाओं को लेकर के कहीं ना कहीं प्रशासन की तैयारी कहीं ना कहीं ये साफ दर्शाती है कि निचले जो इलाके हैं उनपे कहीं ना कहीं जो किसानों की फसल है, पिछली बार भी यहाँ यानी कि पिछली बार लगभग 19 जुलाई के आसपास जो है बाढ़ का दर्द लोगों ने झेला था, और देहात क्षेत्र में हजारों बीघा जो हेक्टेयर किसानों की कृषि भूमि है वो बाढ़ ने पूरी तरह प्रभावित कर दी थी, और लोगों को 8-8 7 फुट पानी में जो है अपने खाने पीने का सामान छतों पर रखना पड़ा था, यानी कि लक्सर और हरिद्वार देहात की मैं बात कर रहा हूं विशाल, क्योंकि बिशनपुर कुंडी से लेकर के उत्तर प्रदेश के राम साहेवाला तक जो गंगा नदी है उसका तटबंध जो है क्षतिग्रस्त पड़ा है, यानी कि ये कहा जा सकता है कि जो बालावाली है, बालावाली से लेकर के उत्तर प्रदेश के राम साहेवाला तक जो गंगा नदी का जो तटबंध है वो क्षतिग्रस्त है, और इसी के जो रास्ते जो जब गंगा रुद्र रूप ले लेती है, यानी कि गंगा में फ्लड आ जाता है, और फ्लड जो है किसानों की जो फसलें हैं उसके रास्ते रिहायशी इलाकों में घुस जाता है, और ये अकेले पिछली बार का नहीं है, कई वर्षों से जो ये तटबंध है वो क्षतिग्रस्त पड़ा है, लेकिन प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं। हालांकि पैचिंग बांध करके प्रशासन ये जरूर साफ दर्शाता है कि जो पानी का जो कटाव है कहीं ना कहीं उसको रोकने का प्रयास किया जा रहा है। तमाम जो मंत्री हैं सरकार के वो दौरा करते हैं, और दौरा करने के साथ साथ में लोगों को सिर्फ आश्वासन मिलता है, लेकिन जो तटबंध है उस तटबंध पर कोई निर्माण कार्य या फिर मरम्मत कार्य नहीं किया जाता है। तो ये तो प्रशासन की साफ तौर पर लापरवाही देखी जाती है, और इसी का दर्द जो है जो स्थानीय है शुभम वो यहाँ झेलते हैं। तो ये तो प्रशासन जिस तरीके से कहीं ना कहीं दावे करता है कि लगातार जो यानी कि जो बाढ़ पीड़ित है उनको मुआवजा दिया जाता है, मुआवजा को लेकर भी, क्योंकि पिछली बार तो लगातार मुख्यमंत्री को खुद जो है मैदान में उतरना पड़ा, हवाई सर्वेक्षण करना पड़ा था, और खुद सरकार के तमाम जो मंत्री थे शुभम उनको भी जो है दौरा करना पड़ा था, लेकिन लोगों को आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिला। फिलहाल भी इस बार जिस तरीके से गंगा उफान पर है, और गंगा और सोलानी नदी को लेकर जिस तरीके से गंगा और सोलानी नदी को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी सवाल खड़े किए हैं कि उनके यानी कि तत्कालीन सरकार में जो तटबंध बनाए गए थे उनके बाद बड़ा मुद्दा है ये जो आप रामगोपाल आप बात कर रहे हैं ना, तटबंधों की बात, चाहे यूपी हो चाहे उत्तराखंड, लगातार ये बात होती है, तटबंध बन गए थे, क्षतिग्रस्त हैं तो वो बने नहीं है दोबारा, उनकी मरम्मत नहीं हुई है, और जो जहां पर मांग है वहां पर बन नहीं पा रहे। देहरादून से हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं शुभम कोटनाला। शुभम, जरा आप जो बात करें तो पूरी करिए। और ये तटबंधों को लेकर भी लगातार सरकारें वादा करती हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि उन तटबंधों को लेकर कागजी कार्रवाई तो बहुत होती है, लेकिन धरातल पर ऐसा कुछ नहीं दिखता। वही बात रामगोपाल भी कर रहे हैं। जी बिल्कुल, हम बात करें तो लगातार तैयारियों की तो बात होती है, और सरकार लगातार इसका दौरे करने की बात हो या निर्देश जारी करने की बात हो, तो ये बातें तो होती है, और कागजों में तो ये बातें पूरी होती हुई दिखाई भी देती हैं, लेकिन अगर हम धरातल पर देखें तो धरातल पर स्थिति जो है पूरी साफ हो जाती है। जो स्थिति वहां पर देखने को मिलती है वो साफ साफ तौर पर बयां करती है कि कहीं ना कहीं जो कार्य किए जा रहे हैं या जो कार्यों को करने की बात कही जा रही है वो स्थिति वहां पर नहीं बनी है, और जो सेफ्टी मेजर्स वहां पे अपनाने चाहिए, जो वहां पर जो स्थिति वहां खराब हुई है उसको लेकर जो कहीं ना कहीं देखा जाता है कि जब इस तरह की फिर बादल और बारिश की जब जल स्तर बढ़ने लगता है तो
उसी कमी के चलते कहीं ना कहीं जो लूप होल है वहीं से जो है पूरे जो है वहां पर इलाकों में और लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है। और इसको लेकर जो है हम बात करें तो कहीं ना कहीं एक प्रशासन स्तर पर भी कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही देखने को मिलती है, क्योंकि सरकार की ओर से तो लगातार जो है निर्देश दिए जाते हैं और अधिकारियों को कहा जाता है कि आप जो है तमाम जो कार्य हैं उनको करिए, लेकिन जो अधिकारी लेवल पर हम देखें तो कहीं ना कहीं फाइलों में ही जो काम है वो फाइलों तक ही सिमट कर रह जाता है और वो फाइलों से बाहर नहीं निकाल पाता, जिसके चलते जो है कार्य जो है धरातल पर नहीं हो पाता। ये सबसे बड़ी एक जो समस्या है और हमने इसको लेकर देखा भी है जो आपदा प्रबंधन है। तो जब बीते समय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा प्रबंधन की जो मीटिंग करी थी तो उसमें आपदा प्रबंधन सचिव को जो है वहां पर उनको हटा दिया गया था। तो कहीं ना कहीं ये भी स्पष्ट तौर से बताता है कि क्योंकि जब ये हटाने की प्रक्रिया हुई तो कहीं ना कहीं ये स्पष्ट तौर पे समझा जा सकता है कि लापरवाही जरूर हुई है, कहीं ना कहीं कमी खामी जरूर रही है, जिसके चलते है कि सरकार को इस तरह का कदम उठाना पड़ा है। तो कहीं ना कहीं हम देखें तो प्रशासन और अक्सर मंत्रियों की भी बातें सुनने में आती है कि अधिकारी जो है उनकी बात नहीं सुनते और अधिकारियों और मंत्री विधायक और मंत्रियों के बीच में लगातार जो है टकराव देखने को मिलता है। प्रशासन और शासन की जो बीच में जो कहीं ना कहीं सामंजस्य की कमी है, ये बात साफ तौर पर दिखाती है कि कहीं ना कहीं जो पकड़ है अधिकारियों पर वो कहीं ना कहीं पकड़ उतनी मजबूत नहीं है और जो निर्देश दिए जाते हैं लगातार अधिकारियों को कि तमाम जो कार्य हैं जो कमी खामी कहीं दिखाई दे रही है उसको पूरा किया जाए, वो कहीं ना कहीं अधिकारी स्तर पर भी उसको टाल बराई की जाती है, जिसके चलते इसका खामियाजा जो है फिर बिल्कुल, आम जनता को भुगतना पड़ता है और लोगों को, वहाँ जो लोग रह रहे हैं उनको। शैलेंद्र जैन, आपके पास आऊंगा। तटबंधों की मांग तो ललितपुर में भी बहुत दिनों से है और जो तटबंध बने हैं उनकी मरम्मत नहीं, उनकी देखरेख नहीं है। शैलेंद्र, अनम्यूट कर लीजिए। मैं बता दूं कि जो यहाँ अमृत सरोवर जैसी योजनाएं आई, जी तालाब वगैरह बनाए जा रहे थे, लेकिन उनमें भी पूरी तरह से सही कार्य नहीं किए। एक सेकंड शैलेंद्र, मैं आपको रोकूंगा। जो अन्य साथी हैं वो अपने आप को म्यूट रखें तो ज्यादा अच्छा होगा, जिससे दर्शकों को सही जानकारी मिल सके। तो मैं ये बता दूं कि जो अमृत सरोवर योजना शासन द्वारा चलाई गई थी, इसमें भी कई तालाब थे जिनके लिए सौंदर्यीकरण होना था, वो भी पूरी तरह सही ढंग से नहीं किया गया और उसका खामियाजा भी बरसात में जब तालाब नदी और ये ओवरफ्लो हो जाते हैं तो आम लोगों को इसकी परेशानी का सामना करना पड़ता है। जी, और यहाँ जहां तक आपने पूछा था कि यहाँ क्या, जी शैलेंद्र जी, शैलेंद्र जी के पास लौटेंगे। राजेश शुक्ला की अगर हम बात करें, राजेश, गोंडा की क्या स्थिति तटबंधों की? वहां पर जैसे अभी आपने कहा कि जो राहत बचाव सामग्री दी गई उसमें, लेकिन तो पानी बना काल, बाढ़ विकराल, ये तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरीके का जो मंजर है वो नज़र आ रहा है। टिहरी की तस्वीर थी और लगातार जो बारिश है वो कहीं ना कहीं लोगों को डरा रही है। चर्चा जारी रहेगी लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। सीधे रुख करते हैं राजेश शुक्ला का। राजेश, गोंडा की क्या स्थिति है बाढ़ को लेकर? जैसे अभी आपने अधिकारियों की बात कही, लेकिन जो जनता की मांग है, जनता किस तरीके से चीज़ों को देख रही है? लगातार वहाँ पर मैं देख रहा था कि जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी वहाँ पहुँच रहे हैं, वो लगातार लोगों से बात कर रहे हैं, जो बाढ़ग्रस्त एरिया वहाँ का दौरे कर रहे हैं। राजेश, अनम्यूट कर लीजिए जिससे हम आपको सुन पाए। राजेश, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को।
राजेश की आवाज़ हम तक नहीं आ रही, विनीत के पास चलेंगे। विनीत, लखीमपुर की स्थिति दिन प्रतिदिन भयावह होती जा रही है। अगर बात की जाए अधिकारियों का क्या इसमें रोल है और किस तरीके से अधिकारी बाढ़ को लेकर कितने गंभीर हैं, कितने गांव से वो मिलने गए जहां पर संपर्क टूटे, उनको लेकर क्या प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए, अगर बात की जाए विशाल की अधिकारियों की, तो कहीं ना कहीं जो डीएम तो कहीं ना कहीं बाढ़ को लेकर के सजग है, लेकिन अन्य जो तहसील स्तर के, चाहे वो एसडीएम हो या तहसीलदार हो या नायब तहसीलदार हो, या सबसे जो छोटी कड़ी होती है वो क्षेत्रीय लेखपाल की होती है, वो कहीं ना कहीं लापरवाही बरत रहे हैं। ऐसा ही आपको बता दें कि महज 1.5 मिनट के अंदर गोला तहसील क्षेत्र के अंतर्गत करसौर ग्राम पंचायत के नया पुरवा गांव का अस्तित्व मिटने को है, जहां करीब 30 घर समा चुके हैं। मैं फिर अन्य जो रिपोर्टर हैं वो अपने आप को म्यूट कर ले, जब उनकी बारी हो तो अपने आप को अनम्यूट कर लें। बता दें कि जिसमें नया पुरवा गांव है, जिसमें 4 घर, राजकुमार समेत 4 लोगों के घर महज 1.5 मिनट के अंदर शारदा नदी के आगोश में समा गए हैं। ऐसा ही मामला जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। नया पुरवा गांव का अस्तित्व मिटने को है। तो वहीं धौरारा तहसील क्षेत्र की बात की जाए, उस तहसील की अगर बात की जाए तो वहां पर क्या लोग नहीं पहुंचे ये सरकार के? वहां जनप्रतिनिधि ने क्या किया? वहां पर एसडीएम क्या कर रहे थे? तहसीलदार क्या कर रहे थे? जो छोटी कड़ी आपने लेखपाल की बताई, उसको तो मैं बहुत बड़ी कड़ी मानता हूँ। लेखपाल को उन्होंने क्या किया? सिर्फ हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए। अभी तक नया पुरवा गांव के ग्रामीणों या बाढ़ पीड़ितों की बात करें तो किसी भी ग्रामीण से किसी भी जिले के उच्चाधिकारी ने अभी तक संपर्क नहीं किया है। जबकि बता दें कि नया पुरवा गांव का अस्तित्व खत्म होने को है, तो वहीं अब शारदा नदी ने विकराल रूप धारण कर लिया है, जो सीधे तौर पर फूलबेड़ा ब्लॉक के कई दर्जनों गांव को जो है अपने आगोश में समेट रही है, जिससे ग्रामीणों में भय का माहौल है। बता दें कि अगर बात की जाए कि क्षेत्र में जनप्रतिनिधियों की, तो जनप्रतिनिधि महज अपने गांव, अपने घरों में बैठे हुए हैं, ना उनको किसी आम आदमी से लेना देना है। अगर ऐसा ही होता तो आप विजुअल में देख सकते हैं कि किस तरीके से नया पुरवा गांव के 4 घर समा गए नदी में, लेकिन अभी तक जनप्रतिनिधियों ने जहमत तक नहीं उठाई कि उन बाढ़ पीड़ितों से या उन पीड़ितों से संपर्क करें। विशाल जी बिल्कुल, तो बहुत ही गंभीर समस्या है कि एक पूरे गांव से संपर्क टूट रहा है और वहां पर अधिकारी अब तक पहुंचे नहीं हैं। अगर राजेश शुक्ला हमें सुन पा रहे हो तो राजेश, आपके यहाँ की क्या स्थिति है वहां पर गोंडा की? आपको बताने की जनपद गोंडा के आला अधिकारी जो हैं वो सिर्फ अपने एसी कमरों में यानी कार्यालयों से बैठ के बाढ़ राहत की समीक्षा करते हैं। और हम मौके की बात करें तो मौके पे तरफगंज और कन्नागंज तहसील में जो बाढ़ आई थी तो स्थिति बाढ़ के बाद रास्ते में कटान हो गई, लोगों का जीना मुश्किल हो गया, जो आने जाने का साधन था वो बंद, लोग नावों से बाहर आ रहे हैं। और राहत सामग्री बात करें, राहत सामग्री के नाम पर बाढ़ पीड़ितों के साथ मजाक किया जाए कि जो बाढ़ राहत कैंप बनाए गए वहां पर राहत सामग्री तो दी जाए, लेकिन राहत सामग्री मानक के मुजरिब और बिल्कुल निष्प्रयोज। अब जल्दी मामला आया था कि जो बाढ़ राहत के जो पीड़ित थे उनको सड़ा आलू दिया गया, तो लोगों ने आवाज उठाया। तो जनपद के स्थानीय जो वहाँ के बाढ़ खंड के अधिकारी हैं, जो एसडीएम है तरफगंज कन्नागंज तहसील के, उन लोगों ने किसी भी तरह का बयान देने से किनारा कर लिया। और अगर बात करें जनप्रतिनिधि की, तो जनप्रतिनिधि वहां क्यों जाएंगे? जनप्रतिनिधि तो बाढ़ का धंधा बना लिए हैं। बाढ़ एक धंधा है जनपद गोंडा में, क्योंकि तटबंध का काम हर साल चलता है। सरकार करोड़ों रुपए वहां से देती है, लेकिन यहाँ पे बाढ़ के नाम पर, बाढ़ के कामों को निर्माण के नाम पर, बंधे के निर्माण पर सिर्फ रुपयों का बंदरबाट होता है और हर साल यही खेल चलता है। बिल्कुल, नीरज के पास चलेंगे। नीरज, बलरामपुर, लखीमपुर और ऐसे तमाम जिले हैं जहाँ पर तटबंध एक बड़ी समस्या है, वो उत्तराखंड तक फैली हुई है, जहाँ पर बातें तो होती हैं और आप लगातार इस चीज़ को जब जनता के बीच भी होते हैं तो भी यही पूछते हैं और जनता आपसे पूछती है कि भाई आप ही कुछ करा दीजिए। तटबंधों को लेकर इतनी हीला हवाली क्यों कर रहा है प्रशासन? बलरामपुर की बात करें, गोंडा की बात करें, बलरामपुर में भी यही स्थिति है मुझे लगता है। जी विशाल जी, मैं बता दूं कि हर बार यही होता है कि बाढ़ जब आ जाती है तो अधिकारी अपने एसी के कमरों से निकलकर जहां पर तटबंध का कटान शुरू होता है वहां पहुंचते हैं। लेकिन अगर इस तटबंधों का निर्माण की बात किया जाए तो अभी भी बलरामपुर जिले में तटबंध का निर्माण एकदम अधूरा पड़ा हुआ है, जहां पर अधिकारी अभी भी पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि अभी कुछ दिन पहले की ही बात है, जब बाढ़ आई थी तो पूरे जिले में अधिकारी एकदम
अपनी गाड़ियों से निकल, घरों से निकल, मतलब ऑफिस से निकलकर वो जो गांव बाढ़ पीड़ित है वहां पहुंच रहे थे, लेकिन अब नहीं दिख रहे हैं क्योंकि अब बाढ़ सामान्य स्थिति हो गई है। लेकिन बताया जाए कि जो बाढ़ की स्थिति आती है वो तटबंधों की वजह से आती है। जिले में तटबंध का निर्माण कराया जाना अति आवश्यक है, लेकिन ये जो अधिकारी हैं ये सुनते नहीं हैं। वहीं आपको बता दूं कि सिल्ट सफाई का जो कार्य होना है जिले में, बलरामपुर जिले में राप्ती नदी सहित 26 लगभग नाले जो पहाड़ी हैं वो आते हैं, लेकिन उनकी सिल्ट सफाई नहीं होती है, जिनके कारण पानी घरों में लोगों के घुस जाता है। लेकिन जिला प्रशासन इस पर ध्यान नहीं देता है। वहीं अगर जिले में राप्ती नदी पर तटबंध की बात की जाए तो लगभग अभी आधा से ज्यादा जो राप्ती नदी है उन पर तटबंध का निर्माण नहीं हो पाया, जिसके कारण जिले में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जी विशाल जी बिल्कुल, और ये एक विकट समस्या है कि इन पर अधिकारियों को विशेष ध्यान देना चाहिए। मैं शुभम का रुख करूंगा। शुभम, अगर बात की जाए केदारनाथ यात्रा को लेकर कोई अपडेट है? क्योंकि लगातार अभी जो मुझे चीज़ें पता चल रही हैं, केदारनाथ यात्रा को भी कुछ देर के लिए रोका गया है, कुछ समय के लिए रोका गया है, ऐसी कोई खबर? शुभम जी बिल्कुल, बात करें तो क्योंकि इस समय बरसात जो है चरम पर अपने चल रही है और बीते 2 दिन में हमने देखा है कि आज और बीते दिन भी जो है पूरा देहरादून जिले में रेड अलर्ट की स्थिति बनी हुई थी और इसके चलते जो है प्रशासन ने यहाँ पर जो है स्कूलों की छुट्टियां रद्द की गई थी। स्कूलों की छुट्टियां कर दी गई थी। 1 से लेकर 12वीं कक्षा तक जो है स्कूलों में छुट्टियां रखी गई थी और उसके अनुसार हमने देखा भी है कि बारिश में काफी ज्यादा मात्रा में बारिश यहाँ पर हुई है। वहीं हम बात करें तो चारधाम यात्रा, हालांकि इस वक्त चारधाम यात्रा चल रही है, लेकिन जो है प्रशासन लगातार इस अपील कर रहा है लोगों से कि इस दौरान जो है यात्रा से आप बचे रहें, क्योंकि हमने देखा है कि जगह जगह पर यहाँ पर यात्रियों के फंसने की सूचनाएं मिल रही हैं, क्योंकि पहाड़ी से जब मलबा आता है तो ऐसे में पूरा मार्ग अवरुद्ध हो जाता है और मशीनें वहां तक पहुंचने में और मशीनों के द्वारा मलबा हटाने में, क्योंकि कई बहुत ज्यादा मात्रा में वहां पर मलबा बिखरा होता है, बड़े बड़े बोल्डर वहां सड़कों पर गिरे होते हैं, तो ऐसे में मार्ग खुलवाने में कई दफा 8-9 घंटे 7-8 घंटे आराम से लग जाते हैं। ऐसे में जो है जो वहाँ यात्री होते हैं ना वो आगे जा सकते हैं ना ही वो पीछे जा सकते हैं, कहीं ना कहीं उनको इस स्थिति में जो है फंसे रहने की संभावना होती है। तो फिलहाल जो है प्रशासन की ओर से लगातार ये कहा गया है कि आप चारधाम यात्रा इस समय अवॉइड करें या फिर अगर आ रहे हैं तो बहुत ही सावधानी पूर्वक आए, मौसम को देखते हुए आए, फॉरकास्ट और नाउकास्ट को आप ध्यान में रखें और जितना हो सके अगर आप आ रहे हैं तो रात के समय बिल्कुल भी जो है वहां पर यात्रा ना हो, बिल्कुल भी आप आना जाना ना करें। आप एक सुरक्षित स्थान पर अपने होटल पर और जहां पर आप ठहरना चाहते हैं धर्मशालाओं में वहां पर आप ठहर सकते हैं, लेकिन रात के समय बिल्कुल भी यात्रा नहीं की जाए, क्योंकि हमने बीते वर्ष भी देखा था कि रात के समय यात्रा भीषण हादसा हो, जिसके चलते काफी ज्यादा वहां पर जो है लोगों को वहां पर नुकसान उठाना पड़ा था। तो यहाँ पर विशेष ध्यान इस बात पे दिया जा रहा है कि रात के समय आवागमन ना हो, यात्रियों की संख्या जो है लगातार उनको अलर्ट मोड पर रखा गया है और वहां पर अपील की जा रही है कि लोग इस वक्त चारधाम यात्रा ना करें और अवॉइड करें फिलहाल चारधाम यात्रा को, जिससे कि वो भी सुरक्षित रह सकें। और जो वहां पर राहत बचाव का कार्य है, जब लोग वहां पर थोड़े कम होंगे उस रूट पे, तो मुझे लगता है राहत बचाव का कार्य या फिर जो SGRF या NDRF की जो तैयारियां हैं उनसे बचने के लिए वो अच्छे तरीके से हो पाएंगी। जी बिल्कुल, हम बात करें तो इस वक्त जो लगातार वहां पर जब मलबा आ रहा है तो वहां पर मशीनों को, क्योंकि पहुंचने में देखिए पहाड़ी मार्ग है, ऐसे में वहां पर मशीनों को पहुंचने में कहीं ना कहीं समय लग जा रहा है और इतनी ज्यादा संख्या में जो है जगह जगह पर मार्ग अवरुद्ध हो रहे हैं कि वहां तक मशीनों को पहुंचने और मशीनों को सुचारू करने में जो है बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और पहाड़ी क्षेत्र में आप सबसे बड़ी बात यह है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि आप कहाँ पर आपको भूस्खलन देखने को मिल जाए। आप कोई भूस्खलन के कुछ डेंजर जोन जरूर हैं, लेकिन फिर भी पूरे मार्ग में कहीं ना कहीं आपको खतरा बना रहता है। कई किलोमीटर के जो मार्ग हैं वहां पर कहीं से भी मलबा आ सकता है, कहीं से भी पहाड़ी से चट्टान ढीली होने से बोल्डर गिर सकते हैं। तो ऐसे में जो है गाड़ियों को भी क्षतिग्रस्त वहां पर देखा जा रहा है और यात्रियों को भी कहीं ना कहीं वहां पर नुकसान होता है। न सिर्फ वहां फंसे रहने का बल्कि पूरे जान का जोखिम वहां पर रहता है। इसलिए जो है वहां पर हालांकि मशीनें तो वहां तैनात की गई है और जो है वहां पर कुछ SDRF की टीम लगातार जो है सर्च ऑपरेशन भी कर रही है। हमने देखा है कि गंगा नदी में भी कांवड़ यात्री जो वहां पर जल भरने आते हैं तो उनके भी डूबने की कई बार सूचनाएं वहां पर मिली हैं, जिसके चलते SDRF ने उनको बचाया है।
तो इस तरह की जो है पूरा प्रदेश जो है इस वक्त आपदा की मार झेल रहा है। बरसात के समय जो लगातार भारी बारिश से जो मौसम विभाग के द्वारा भी अलर्ट इसका दिया गया है, वो इस वक्त देखने को मिल रही है। तो पूरा जो निर्देश ये दिए गए हैं कि इस वक्त कम से कम हाल के कुछ दिनों तक जो है बिल्कुल भी आप यात्रा करने से बचें, अवॉइड रहें, जहां हैं आप वही सुरक्षित तौर पर बने रहें और कहीं भी आने जाने से बचें। खास करके पहाड़ी क्षेत्रों में आप जो है आने जाने से बिल्कुल आने जाने से बचें। और मुझे लगता है एक सबसे बड़ी बात है कि जब आप अभी जिस तरीके से लोग चारधाम यात्रा का रुख कर रहे हैं, उससे भी कहीं ना कहीं जो प्रशासन को उनको जो चीज़ें हैं उनको करने में बहुत बहुत दिक्कत आ रही है। शैलेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। शुभम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। राजेश शुक्ला, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नीरज शुक्ला, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। दीपक हमारे साथ जुड़े थे सीतापुर से, उनका भी बहुत शुक्रिया। और राम गोपाल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग बात कर रहे थे मुसीबत का पहाड़, बारिश की दहाड़। इस बारिश ने उत्तराखंड, यूपी और ऐसे तमाम राज्यों में अपना असर दिखाया है। अगर हम बात करें तो गुजरात में, वहाँ पर भी कई गांव डूबे हुए हैं। मुंबई की अगर हम बात करें, पूरे मुंबई ने को बारिश ने अपनी चपेट में ले रखा और एक समय तो लोग ये भी कह रहे हैं कि क्या मुंबई डूब जाएगा। इस तरीके की बारिश वहाँ पर भी हो रही है। तो लगातार ये प्रशासन भी अभी अपील कर रहा है और हम भी आपसे अपील कर रहे हैं कि जब तक बहुत ज़रूरी ना हो तो ऐसे क्षेत्रों में सफ़र ना करें। इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।